हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। अब हम उसकी विशेषताओं को बिंदुवार थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत की। पहली विशेषता यह है कि यह समझौता जो है वो सामाजिक है, राजनीतिक या शासकीय नहीं है, क्योंकि शासकीय समझौते में शासक और शासितों में समझौता होता है, किंतु हॉब्स का जो सामाजिक समझौता हुआ है वो राजा और प्रजा के बीच नहीं हुआ, वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ है। दूसरा कि शासक या संप्रभु जो है वो सत्ता समझौते में पक्ष के रूप में शामिल नहीं है। तीसरा, जिन उद्देश्यों से इस समझौते की रचना हुई वो समझौते के अंग मान लिए गए। और चौथी विशेषता है कि यह मनुष्य के भय पर आधारित है, ये समझौता, कि हिंसा से उसे जो मरने का जो भय लग रहा है उसके कारण वो इस समझौते को करने के लिए विचार करता है। पांचवी विशेषता यह है कि शासक सर्वोच्च विधि का रचनाकार है और उसके आदेश ही जो है वो नियम या कानून कहे जा रहे हैं। छठी विशेषता कि समझौते से प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति एकाकी रह रहे थे उन्होंने समाज का निर्माण किया है, इसलिए यह सामाजिक समझौता है। सातवां, प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग यानी कि आज्ञा का पालन न करना ये अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी वैयक्तिक पर्सनल इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उस उपर्युक्त समझौते के प्रतिकूल है। और आठवां, समझौते के द्वारा विभिन्न जो संघर्षरत इच्छाएं हैं वो एक प्रतिनिध्यात्मक इच्छाओं का प्रतिनिध्यात्मक इच्छा जो है वो उन समस्त इच्छाओं का स्थान ग्रहण कर लेती है। इस तरह से शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। अब हम ये जो पूरा सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है हॉब्स ने, इसकी आलोचना के बारे में कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहली बात जो मैंने शुरुआत में भी आपसे की थी कि जिस भी तरह की परिस्थितियों के कारण उनके विचारों में, उनके चिंतन प्रक्रिया में हमने इतना नकारात्मक पक्ष देखा है मानव स्वभाव का और प्राकृतिक अवस्था का, उसको सबसे बड़ी आलोचना जो है वो मान सकते हैं हम, कि मानव स्वभाव का उन्होंने दोषपूर्ण चित्रण किया है। सारी की सारी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने बताई हैं, जबकि मनुष्य के अंदर मनुष्य बुराइयों और अच्छाइयों दोनों से मिलकर के बनता है। उसके अंदर सहानुभूति, उदारता, दयालुता, प्रेम, परोपकार, स्नेह, ये सब फीलिंग्स भी जो हैं वो पाई जाती हैं। प्राकृतिक अवस्था बहुत ही अननेचुरल, अस्वाभाविक रूप की उन्होंने बताई, जो कि ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की प्राकृतिक अवस्था रही होगी। कि पहले तो बहुत ज़्यादा हिंसा और कपट और छल इस सब का माहौल था, और अचानक से मतलब उन्होंने समझौता किया और जैसे ओवरनाइट कोई चेंज हो जाता है, रातों रात चीज़ें इतनी बदल गई कि वो सारा अराजक और अव्यवस्था वाला जो माहौल था वो पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के रूप में सामने निकल के आ गया। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की जो मान्यता है उनकी, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल दिखाई देती है। कि जब इस इतना ही अराजकतापूर्ण माहौल है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्राकृतिक अधिकार कैसे मिले होंगे। दूसरा, बहुत इलॉजिकल उनका ये पूरा थ्योरी है कि उनकी ये बात कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता है, तो किसी भी प्रकार के सामाजिक तत्वों का कोई अभाव कभी भी रहा नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य ये है कि व्यक्ति कभी इतना अकेला नहीं रहता, वो किसी न किसी प्रकार से लोगों से जुड़ करके ही अपना जीवन बिताता है। और उन्होंने निरंकुशता का जो समर्थन किया है, कि हॉब्स ने जो लेवियाथन जो एक प्रोजेक्ट किया कि ये व्यक्ति जो है ये सामाजिक समझौते के उपरांत ये संप्रभु जो सामने निकल करके सामने मतलब हमारे सामने उन्होंने प्रोजेक्ट किया, उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, वो पूरी तरीके से निरंकुश है। उस पर न कानून का अंकुश है, न कोई मौलिक अधिकारों का अंकुश है। जैसे आज हम बात करें तो सरकार के ऊपर कई तरह की सीमाएं रहती हैं, जनमत या लोकमत की सीमाएं हैं, संविधान की सीमाएं हैं, व्यक्ति के, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सीमाएं, उनकी मर्यादाएं रहती हैं शासन जब सरकार करती है तो। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण
वो नहीं दिखाते कि कोई नियंत्रण उसके ऊपर है। लेकिन इसके इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की इम्पोर्टेंस इस बात में है कि उन्होंने इस राज्य की उत्पत्ति का ये इस तरह का सिद्धांत दिया जिससे ये साबित होता है कि राज्य न तो कोई दैवीय चमत्कार का परिणाम है, न वो दैवीय संस्था है, न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम है, बल्कि वो एक मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई, निर्मित, क्रिएटेड एक इस तरह की संस्था है जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानता है। तो ये जो पूरा सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है उसकी हमने चर्चा की। इसके बाद में हॉब्स ने कुछ इम्पॉर्टेंट एक दूसरी थ्योरी भी दी है और जिसको हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, उसी से प्रभावित है ये हॉब्स की जो संप्रभुता है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं। उन्होंने संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी दे दिया। हॉब्स ऐसी सारी संस्थाओं के विरोधी हैं जो संप्रभु की शक्ति को किसी भी प्रकार से सीमित करती है। वो शक्ति के पृथक्करण और मिक्स्ड जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसका भी विरोध करते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो एक तरीके से अराजकता उत्पन्न करने वाली होती हैं। और ये सारे विचार हॉब्स के किस लिए बने, उसको मैं वापस से वही बात रिपीट करूँगी कि उस समय पर जो इंग्लैंड में गृह युद्ध की जो स्थिति थी, उन्होंने उन परिस्थितियों ने हॉब्स की इस पूरी विचार प्रक्रिया पर, पूरे चिंतन प्रक्रिया पर प्रभाव डाला और ये इस प्रकार के उनके विचार जो हैं हमको दिखाई पड़ते हैं। तो हॉब्स के अनुसार संप्रभु के जो काम निम्नलिखित नीचे लिखे मैं जो चर्चा कर रही हूँ उन कामों से उसकी असीमित और निरंकुश शक्तियों का हमको आभास होता है। जैसे कि वो जनता के विचार और सिद्धांत जो हैं उस पर नियंत्रण करे, उसे जनता की संपत्ति पर अधिकार है, उसे अपने सारे जितना पब्लिक है उसके सारे विवादों के निर्णय करने का अधिकार है, दूसरे देशों से युद्ध करने का, संधि करने का, इन सब चीज़ों का अधिकार है। तो ये बोधा ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया उससे थोड़ा सा अलग इनका दिखाई देता है हमको। बोधा जो हैं, जीन बॉडेन जो हैं, वो प्रभु सत्ता पर ईश्वर के नियम, प्रकृति के नियम और राज्य के मौलिक नियम, इन 3 प्रकार की सीमाओं की बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन हॉब्स इस तरह की किसी भी बात को नहीं मानते। ये हॉब्स की प्रभुसत्ता की जो धारणा है वो असीमित संप्रभुता की